नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह बरियार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, सभी स्टूडेंट्स को नर्मदे हर, जय महाकाल। तो फटाफट शानदार तरीके से सेशन से जुड़ जाइए। जितने भी प्यारे साथी जुड़ चुके हैं भाई साहब, ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए और अपने सभी साथियों को भी भाई साहब सेशन से क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ताकि भाई साहब इस शानदार सेशन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साथियों और जानदार एमसीक्यू के बारे में, तो भाई साहब ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर लो भाई साहब, ऐड ऑन कर लो। सभी को भाई साहब क्या है, गुड मॉर्निंग है भाई साहब, राधे राधे है। ठीक है, चलिए तो सभी लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि ये सेशन बहुत ही ज्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें साथियों हम करने वाले हैं आज के खास क्वेश्चंस। इसके साथ साथ साथियों नॉलेज बूस्टर फैक्ट्स, तो साथियों नॉलेज बूस्टर फैक्ट्स भी हम करने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार ये क्लास होने वाली है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जल्दी से क्या करेंगे, शेयर करेंगे। उसके पहले साथियों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि भाई साहब यहां पर टाइम टेबल आपको दिख रहा है, टाइम टेबल साथियों, जिसमें हमारे यहां पर एमपी के चैनल पर जो क्लासेस लगती हैं साथियों, 7 AM से अतुल सर की करंट अफेयर की, देन फिर अमित सर की 8 पर आपकी मैथ्स की, 9 बजे मेरी साइंस की क्लास साथियों जो आपकी डेली लगती है, सोनल मैम की 10 बजे रीजनिंग, 11 बजे वासुदेव सर एमपी जी के, 12 बजे गौरव सर इंग्लिश और 6 बजे निशांत सर की मैथ्स की क्लास आपको देखने को मिलती है। तो ये सारी क्लासेस साथियों आप सभी लोग जरूर अटेंड करें। ओवरऑल समझ लीजिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स आपके लिए क्या है यहां पर अवेलेबल है। मतलब आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, आप क्लासेस को अटेंड कर क्या कर सकते हैं, एमपी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं साथियों, शुरू करते हैं आज हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ, और आशा करता हूं कि आप सभी लोग राइट आंसर्स देंगे। ठीक है, आप सभी लोग क्या करेंगे भाई साहब, राइट आंसर्स देंगे। तो मेरे साथियों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ठीक है, जल्दी से कोशिश करेंगे इसका राइट आंसर्स देने की। ठीक है, चलिए जैकोब्सन के अंगों का संबंध किस क्रिया से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जैकोब्सन ऑर्गन आर रिलेटेड टू विच एक्शन। तो फटाफट क्या कर दीजिए, आप सभी लोग आंसर्स क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए कि भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि भाई साहब आपके जो जैकोब्सन्स क्या है, उसके जो अंग है उसका संबंध किस क्रिया से है। मतलब बेसिकली कौन सी जो एक तरीके से बॉडी का ऐसा कौन सा फंक्शन है जो बेसिकली जैकोब्सन ऑर्गन्स के थ्रू होता है। स्वाद ज्ञान, घ्राण संवेदना, स्पर्श ज्ञान या दृष्टि संवेदना, टेस्ट, ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस, टैक्टाइल सेंसेशन या सेंस ऑफ विजन। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए, किसके थ्रू जैकोब्सन ऑर्गन क्या है, रिलेटेड है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा मेरे बेटे, याद रखना है घ्राण संवेदना क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब साथियों आपका ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस, ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों, आपका ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर ये बताइए ये ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस है क्या? ठीक है भाई सब गलत आंसर नहीं देना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है आप सभी लोगों को। तो ये जो है आपकी ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस मेरे प्यारे साथियों, जो तुम्हारी क्या है घ्राण संवेदना है, इसका मतलब मैं तुम्हें समझाता हूं। ठीक है, देखो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जो तुम्हारा क्या है, ये ब्रेन है तुम्हारा। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया प्यारे साथियों, ये तुम्हारा ब्रेन हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन हो जाएगा इस तरीके से तुम्हारा। ठीक है, ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है जिसे तुम क्या कहते हो भाई साहब, ऑल्फैक्टरी लोब कहते हो। क्या कहते हो मेरे प्यारे साथियों, तुम क्या कहते हो उसे, ऑल्फैक्टरी लोब कहते हो। इसे तुम्हें ध्यान में रखना है, ऑल्फैक्टरी क्या कहते हो, लोब कहते हो। सर ये ऑल्फैक्टरी लोब बेसिकली किसका पार्ट है? तो याद रखना है अग्र मस्तिष्क, मतलब आप बोल सकते हो आपके फोर ब्रेन का पार्ट है ऑल्फैक्टरी लोब। काम क्या करता है? तो सर ऑल्फैक्टरी लोब काम करता है जैसे एक तरीके से आप बोल सकते हो जो सूंघने से संबंधित क्या होती है, जो क्रिया होती है, सूंघने से संबंधित मतलब जो स्मेल से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है वो सारा कौन कंडक्ट कराता है, ये ऑल्फैक्टरी लोब कंडक्ट कराता है। जैसे जो आपके डॉग वगैरह होते हैं, आप जानते हैं कि भाई वो बहुत तेजी से स्मेल को क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भाई साहब, वो क्या कर लेते हैं, आप जानते हैं कि एक तरीके से मतलब बहुत जल्दी उन्हें स्मेल आ जाती है किसी भी चीज की, समझ रहे हैं, पुलिस वाले भी डिटेक्शन के लिए रखते हैं डिटेक्टिव डॉग्स। तो बेसिकली क्या होता है, उनका ऑल्फैक्टरी लोब कहीं ज्यादा क्या होता है, डेवलप होता है हमारे ऑल्फैक्टरी लोब से। हमारा ऑल्फैक्टरी लोब क्या होता है, थोड़ा कम डेवलप होता है, डॉग्स का ज्यादा डेवलप होता है। दैट्स व्हाई डॉग क्या होंगे साथियों, याद रखना, बहुत जल्दी किसी भी सेंसेशंस को क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे, दूर से ही उसमें क्या जाएगी, उनमें स्मेल आ जाएगी। तो तुम्हें अब यहां पर ध्यान रखना है कि ऑल्फैक्टरी सेंसेशन मतलब जो सूंघने से रिलेटेड जो क्या है बेसिकली एक्टिविटी है, वो जैकोब्सन ऑर्गन क्या करते हैं, तुम्हारे डील करते हैं। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है, समझ गए मेरी बात ना। अब यहां पर आया है कि भाई साहब दृष्टि, देखने और सुनने, तो याद रखना है देखने और सुनने के लिए कौन जिम्मेदार होता है भाई साहब, कौन जिम्मेदार होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कार्पोरा
कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना क्या होता है तुम्हारा, क्वाड्रिजेमिना जिम्मेदार होता है आपके देखने और सुनने के लिए। समझ गए मेरी बात ना, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्लियर है ना। चलिए भाई साहब, तो यहां तक हमने पढ़ लिया है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, वृद्धावस्था में हो जाने वाला नेत्र दोष कौन सा है? द आई डिफेक्ट दैट ऑक्यूर्स इन ओल्ड एजेस। ठीक है, जल्दी से आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा भाई साहब, कि आपका वृद्धावस्था में जो बेसिकली क्या हो जाएगा, तुम्हें जो डिजीज हो जाएगी आंख में वो क्या हो जाएगा। ठीक है ना, जल्दी से बता दो भाई साहब। तो भैया आंसर बताओ आप सभी लोग। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा प्रेस बायोपिया। क्या हो जाएगा साथियों आपका? प्रेस बायोपिया इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली ये कब होगा तुम्हें याद रखना है, वृद्ध अवस्था के दौरान होगा, जब तुम क्या हो जाओगे, ओल्ड एज हो जाओगे, ये हो जाएगा तुम्हें प्रेस बायोपिया। सर इसके अलावा हमने मोतियाबिंद मतलब कैटरेक्ट भी सुना है, तो बेटा बिल्कुल सुना है तुमने, मोतियाबिंद भी एक हो जाता है। ठीक है ना, मोतियाबिंद जिसे तुम क्या कहते हो, कैटरेक्ट कहते हो। समझ गए मेरी बात ना, जो कैटरेक्ट है वो भी हो जाता है, ये तो कॉमन था, ये सभी को पता है। इसके अलावा अगर कोई पूछे तो याद रखना है प्रेस बायोपिया विल बी दी राइट आंसर। क्लियर है भाई साहब, तो यहां पर आंसर आ जाएगा तुम्हारा प्रेस बायोपिया। ठीक है, और जो कैटरेक्ट होता है वो कैसे होता है उसके बारे में भी बता दो। ठीक है भाई, तो कुछ लोगों के आंसर्स भाई साहब सही आए हुए हैं। ठीक है ना, बिल्कुल। अब तुम्हें याद रखना है कि जो तुम्हारा कैटरेक्ट होता है वो बेसिकली कैसे होता है उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। बताओ जरा जल्दी से कि मोतियाबिंद में बेसिकली क्या हो जाता है। जल्दी से बता दो कि मोतियाबिंद में बेसिकली क्या हो जाता है। ठीक है ना, मतलब किस वजह से तुम्हें क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, मोतियाबिंद की शिकायत आ जाएगी, ये तुम्हें बताना है जल्दी से। ठीक है, देखो आप सभी जानते हैं कि आपका जो क्या होता है, आई होता है, जो आंखें होती है, बेसिकली आप जानेंगे कि उसमें क्या होती है, 4 लेयर्स होती है। मतलब ये बाहर से अंदर की तरफ में बता रहा हूं कितनी लेयर है भाई साहब, 4 लेयर है। कौन कौन सी? तो यहां पे आ जाएगी आपकी कंजक्टाइवा। क्या हो जाएगी? कंजक्टाइवा हो जाएगी। देन फिर क्या हो जाएगी आपकी कॉर्निया हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तुम्हारी लेंस हो जाएगी। और फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा रेटिना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहां पर ये जो लेंस है प्यारे साथियों, ये कौन सा लेंस होता है, ये कौन सा लेंस होता है तुम्हारा, याद रखना है तुम्हें, ये उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा भाई? उत्तल दर्पण, जिसे तुम क्या कहते हो भाई साहब, कॉन्वेक्स लेंस कहते हो। तो इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर जब क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि भाई इस कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इस तरीके से क्या हो जाता है, ऐसा डस्ट जमा हो जाती है। समझ रहे मेरी बात ना, जिससे क्या होता है, ये लाइट को प्रॉपर क्या नहीं होता, अपने अंदर से जाने नहीं दे पाता है। इसीलिए याद रखना है तुम्हें, इसलिए याद रखना है तुम्हें कि भाई साहब यहां पर जो भी आपका वेस्ट मटेरियल जमा होने से तुम्हें क्या हो जाता है, मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो जाता है। फिर या तो क्या कर दिया जाता है मोतियाबिंद में, या तो इस लेंस को ही चेंज कर दिया जाता है, या तो भाई साहब इसके ऊपर जो भी मटेरियल जमा हुआ है उसे साफ कर दिया जाता है। ये होता है तुम्हारा कैटरेक्ट, जो बुढ़ापे में भी देखने को मिलता है। तो भाई साहब तुम्हें मैंने दोनों क्या कर दिए, यहां पर क्लियर कर दिए। बात समझ में आ रही सभी लोगों को? बिल्कुल भाई साहब। ठीक है, थम्स अप कर दो अगर सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हैं तो। ठीक है, चलो, और आंसर्स आप सभी लोग क्या करेंगे, देते जाइएगा भाई साहब, फटाफट फुर्ती के साथ आंसर्स देते जाइएगा। ठीक है, चलिए, किसी व्यक्ति में दृष्टि वैषम्य किस कारण से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट कॉजेज एस्टिग्मेशन इन अ पर्सन? ठीक है ना, एस्टिग्मेनेशन किस वजह से हो जाता है, वैषम्य किस वजह से हो जाता है? बेसिकली मतलब आप बोल सकते हो कि दिखाई ना देना। समझ रहे हो मेरी बात ना, तो बेसिकली किसकी वजह से होता है, जल्दी से बता दो भाई साहब, किस वजह से हो जाता है? ठीक है ना, तो फटाफट इसका आंसर बता दो। नेत्र लेंस के अपारदर्शी होने के कारण, नेत्र कोटरों में नेत्र गोलकों के एक और कुछ झुके होने के कारण, नेत्र गोलकों में तरल के अत्यधिक दबाव के कारण, या कॉर्निया की आकृति असामान्य होने के कारण। ठीक है ना, जल्दी बता दो कि किस वजह से हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से। ठीक है, फटाफट बता दो क्या हो जाएगा आंसर। तो ध्यान में रखना है, आंसर हो जाएगा सी, नेत्र गोलकों में तरल के अत्यधिक दबाव के कारण क्या हो जाएगा, तुम्हें याद रखना है, तुम्हें वैषम्य हो जाएगा। ठीक है ना, एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा, एस्टिग्मेटिज्म हो जाएगा। समझ गए मेरी बात ना, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि भाई क्या कहता है अगला क्वेश्चन। स्तनियों की त्वचा के नीचे वसा किस रूप में संचित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। इन व्हाट फॉर्म इज द फैट स्टोर्ड अंडर द स्किन ऑफ मैमल्स? ठीक है, अंडर द स्किन ऑफ मैमल्स। ठीक है, तो जो क्या होता है आप सभी जानते हैं कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिया, आपने क्या लिया साथियों, प्रोटीन लिया, इसके साथ साथ आप क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आप सभी को पता है, कार्बोहाइड्रेट तो इंस्टेंट एनर्जी देता है। क्या करता है? इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत बॉडी में गया, तुरंत एनर्जी में तब्दील हो जाता है, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में जाकर हमारे जो टिश्यूज होते हैं, क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं, मतलब जो ऊतक होते हैं, और इसके अलावा जो तुम्हारी क्या होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जिन्हें तुम क्या कहते हो मेरे भाई, सेल्स कहते हो। ठीक है ना, इनके फॉर्मेशन में लग जाते हैं। लेकिन तुम्हारा जो फैट होता है, ठीक है, जो तुम्हारा फैट होता है, जो वसा होता है मेरे साथियों, वो क्या करता है, तुम्हारी बॉडी में जाकर वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, आप लोग के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो जल्दी से बता दो भाई साहब, यहां पर कहां पर आपका जो फैट है वो स्टोर रहेगा? तो तुम्हें मैंने कई बार बताया है, लाइपोप्रोटीन, एडिपोज टिश्यू, शुक्र स्तर या लिम्फी ऊतक। तो ध्यान में रखना है, एडिपोज टिश्यू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिपोज टिश्यू। ठीक है ना, एडिपोज टिश्यू क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तुम्हारे, जो याद रखना है, एडिपोज टिश्यू। यहां पर करिए एडिपोज, क्या करिए, एडिपोज कर दीजिए। एडिपोज ऊतक जिसे तुम क्या कहते हो, वसीय ऊतक कहते हो। क्या कहते हो, वसीय ऊतक कहते हो। तो तुम्हारे वसीय ऊतक में जाकर, एडिपोज टिश्यू में जाकर तुम्हारा फैट क्या हो जाता है, स्टोर होता है, स्टोर होता है, स्टोर होता है। समझ रहे मेरी बात ना? अब सर एक बात बताइए, ये जो हमारा फैट है, ठीक है, ये बार बार क्या हो रहा है, कहां पर स्टोर हो रहा है साथियों, कहां पर स्टोर हो रहा है भाई साहब, ये कहां पर स्टोर हो रहा है, बॉडी में। कहां पर स्टोर हो रहा है, आपके वसीय ऊतक या एडिपोज टिश्यू में। तो बेसिकली क्यों स्टोर हो रहा है ये बेटा? इसीलिए स्टोर हो रहा है क्योंकि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई और तुमने कार्बोहाइड्रेट नहीं लिया, जो कि लेने पर तुरंत एनर्जी देते हो। तुम डेली जो खाना खाते हो और तुरंत एनर्जेटिक महसूस करते हो ना, किसकी वजह से, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। मान लीजिए उपवास वाला दिन आया, तुमने खाना पीना नहीं खाया, तो इंस्टेंट तुम्हें कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में तुम्हारा फैट तुम्हें एनर्जी देगा, समझ गए, जिससे तुम क्या कहते हो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हो। क्या कहते हो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नियोजेनेसिस कहते हो, जीनेसिस कहते हो। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। तो याद रखना है, जब तुम्हारा फैट कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और क्या देता है, एनर्जी देता है। क्या देता है, एनर्जी देता है। उस कंडीशन को क्या कहते हो, ग्लाइकोनियोजेनेसिस कहते हो। और ये होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फास्ट, मतलब उपवास के दौरान होता है ये। समझ गए मेरी बात ना? बिल्कुल। तो इस तरीके से तुम्हें ध्यान में रखना है, एडिपोज टिश्यू में क्या होंगे, वो आपका स्टोर हो जाएगा फैट। ठीक है, और अगर तुम फैट की बात करोगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स करके अंदर बता दो भाई साहब, फैट बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। मैंने कई बार तुम्हें बताया हुआ है। और हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो कि भाई साहब जो तुम्हारा फैट है वो बेसिकली किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, मतलब उसमें क्या क्या पाया जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे लाइक कार्बोहाइड्रेट में आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, तो उसके साथ क्या कहानी है, ये तुम्हें कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है फुर्ती के साथ। ठीक है, स्तनधारियों में सींग, नख तथा खुर बने होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्न, फिंगरनेल एंड होव्स आर मेड इन मैमल्स। जल्दी बता दो कि भाई साहब आपका जो आपके क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, सिंग जो आपके क्या होते हैं, जानवरों में खुर होते हैं, और नाखून किसके बने होते हैं? अस्थि के, मतलब आप बोल सकते हो बोन के, उपास्थि के मतलब कार्टिलेज के, त्वचा की पेशियों के मतलब स्किन मसल्स के, या फ्रॉम द स्ट्रेक्टम केर्नम ऑफ द स्किन, मतलब त्वचा की स्ट्रेटम कॉर्नियम से बने होते हैं। जल्दी बता दो किससे बने होते हैं, आप सभी लोगों को आंसर बताना है। तो ध्यान में रखना है, जो बेसिकली आपके क्या होते हैं, सींग और खुर होते हैं, बने होते हैं त्वचा की, याद रखना है, स्ट्रेटम कॉर्नियम से। स्किन का जो क्या होता है साथियों, आपका याद रखना है, स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, उससे क्या बना होता है तुम्हारा, बात को ध्यान में रखना, नाखून और क्या बने होते हैं, खुर बने होते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात ना? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक क्वेश्चन और ऐड कर दूं कि बता दो जरा, सिंग, नाखून और खुर में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो तुम फिर क्या बताओगे? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो भाई साहब।
इसमें तुम बालों को भी इंक्लूड कर सकते हो। किसे इंक्लूड कर सकते हो? तुम्हारे बालों को भी इंक्लूड कर सकते हो। अब बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फुर्ती के साथ आप सभी लोग बता देंगे। ठीक है, यहां पर याद रखना है जो प्रोटीन पाया जाएगा वो पाया जाएगा साथियों तुम्हारा अल्फा केराटिन। क्या पाया जाएगा? अल्फा केराटिन प्रोटीन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। सर ये कहां देखने को मिलेगा अल्फा केराटिन प्रोटीन? तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, आपके नाखूनों में, आपके खुर में, और आपके कहां पर प्यारे साथियों? आप बोल सकते हैं नाखूनों, खुर, और बोल सकते हो आपकी जो बेसिकली बाल वगैरह रहते हैं, वहां पर अल्फा केराटिन प्रोटीन तुम्हें देखने को मिल जाएगा। बात समझ आ रही है सभी लोगों को ना? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है यहां तक चीजें? हाँ, और अगर बीटा कैरोटीन पूछ ले, ठीक है ना, तो कहां पर मिलेगा भाई? बीटा कैरोटीन कहां मिलेगा? मकड़ी के जाले में मिलेगा, तुम्हें पता है ये बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जीभ के किस भाग पर वह स्वाद कलिकाएं जो खट्टे का ज्ञान कराती हैं पाई जाती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, जल्दी से बता देंगे कि बेसिकली आपका जीभ के किस भाग पर आपकी खट्टे का मतलब बेसिकली तुम्हें जो चीजें खट्टी लगती है, ठीक है ना, आप बोलते हैं ना कोई भी चीज खाते हो तो खट्टी लग रही है, बेसिकली उसकी जो टेस्ट बर्ड है वो हमारे जीभ में कहां पाई जाएगी तुम्हें बताना है। आगे के भाग में, पीछे के भाग में, आप बोल सकते हैं लेटरल पार्ट में या वेंट्रल पार्ट में। तो जल्दी बता दो इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखो बेटा मैं तुम्हें पूरा बता देता हूं आपका जीभ का। ये मान लीजिए तुम्हारी क्या है, एक जीभ है, ठीक है, इसमें हम सारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आगे वाला पार्ट होता है ये क्या होता है तुम्हारा? मीठा होता है, जिसे तुम क्या कहते हो? स्वीट कहते हो। क्या कहते हो मेरे साथियों? स्वीट कहते हो। ये मीठा वाला पार्ट हो जाएगा तुम्हारा, समझ गए मेरी बात ना? इसके बाद और ऊपर की तरफ जब तुम चलोगे, और ऊपर की तरफ तुम जब चलोगे भाई साहब, ठीक है, इस तरीके से जब तुम और ऊपर की तरफ चलोगे तो मीठे से क्या हो जाएगा? थोड़ा सा नमकीन टेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नमकीन टेस्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात ना? तो ये स्वीट था, ये क्या हो जाएगा आपका? सॉल्टी टेस्ट हो जाएगा। सारे जान लो भाई साहब, सारे जान लो, सॉल्टी हो जाएगा। सॉल्टी से और ऊपर की तरफ जब तुम चलोगे, यहां कहीं तुम आओगे तो कौन सा टेस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा? यहां पर आपका मीठा था, फिर सॉल्टी हुआ, फिर क्या हो जाएगा तुम्हारा? थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि भाई साहब मीठा हो जाएगा, फिर नमकीन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खट्टा हो जाएगा, मतलब सौर हो जाएगा। कौन सा स्वाद हो जाएगा? सौर हो जाएगा। और बिल्कुल मिड पोर्शन पे पहुंच जाओ, बिल्कुल कहां पहुंच जाओ? मिड पोर्शन में पहुंच जाओ तो यहां क्या हो जाएगा? कड़वा हो जाएगा, जिसे तुम क्या कहते हो? बिटर कहते हो। क्या कहते हो? बिटर कहते हो। ये टेस्ट तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर क्या पूछा गया है भाई साहब? जो क्या है खट्टे का, भाई साहब खट्टा कहां होता है आपका? पिछले वाले भाग में होता है, मतलब क्या होगा आपका? याद रखना है आपका पश्च भाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब आपका बैक पार्ट। समझ रहे मेरी बात ना? तो ये क्या हो जाएगा आपका? अच्छा यहां पर बैक वर्ड सही नहीं रहेगा साथियों, यहां पर आप लगा देना हिस्सा लेटरल पार्ट आंसर आएगा। क्या आएगा? लेटरल पार्ट मतलब पार्श्व हिस्सा, मतलब पिछला भाग। पिछला भाग मतलब कि पीछे की तरफ वाला। और यहां जो पश्च लिखा है, पश्च का मतलब है जीभ के नीचे, तो वो नहीं होगा साथियों। आंसर हो जाएगा पार्श्व भाग, मतलब लेटरल पार्ट हो जाएगा, मतलब पिछला हिस्सा। मतलब आप बोल सकते हो कि आगे से पीछे की तरफ चलोगे तब यहां पर तुम्हें दिख रहा है खट्टा। अगर कोई बोले मीठा तो भाई द फ्रंटल पार्ट लगाना है, कोई बोले सॉल्टी तो कौन सा पार्ट लगाना है आपका? याद रखना है मीठे के ऊपर और आपके खट्टे के नीचे वाला पार्ट। तो आई होप आपको यहां पर ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना? अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को कि हमारे जीभ के अंदर तुम्हें पता है कि टेस्ट बर्ड्स भी पाई जाती है, जिनसे हमें टेस्ट का क्या होता है? ज्ञान होता है। मैंने तुम्हें बताया था कौन कौन सा भाई साहब? एक होता है तुम्हारा फंजी फॉर्म होता है, फंजी फॉर्म टेस्ट बर्ड होता है आपका। फंजी फॉर्म के बाद क्या होता है? फिली फॉर्म होता है। फंजी फॉर्म के बाद फिली फॉर्म होता है। फंजी फॉर्म, फिली फॉर्म, फिर क्या हो जाता है? सरकम वैलिड हो जाता है, सरकम वैलिड हो जाता है, ठीक है ना? ठीक है, और एक हो जाता है फोलिएट हो जाता है, फोलिएट। ये सब अगर तुम्हें जानना है तो एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर जो क्लासेस पड़ी हुई हैं आप उसे देख लीजिए। ये तमाम चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या है फंजी फॉर्म, फिली फॉर्म, सरकमवैलिड और फोलिएट। ये क्या है? तुम्हारी जीभ में, तुम्हारे टंग में पाई जाने वाली क्या है? आपकी टेस्ट बर्ड है, स्वाद कलिकाएं हैं, जो क्या करती हैं? आपका एक तरीके से स्वाद बताने के लिए, स्वाद के लिए जिम्मेदार होती हैं। समझ रहे हो ना? मैंने डायग्राम बेस्ड आपको बताया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है? चलिए, तो याद रखना है एक एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करना है प्यारे साथियों? कवर अप करते हुए चलना है। और तुम लोग फटाफट क्या करते जाना भाई साहब? आंसर्स भी देते जाना, ठीक है भाई?
क्या देते जाना भाई साहब, आंसर्स देते जाना। नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण करने वाला भाग कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द लाइट इन द आई इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब कि जो आपकी आंखें होती हैं, जो आपकी आई होती है, उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको लाइट को, कितना लाइट अंदर जाना है, कितना लाइट आपको बाहर करना है। समझ रहे मेरी बात ना? मतलब देखो, बाहर से तो आपका बहुत सारा, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कितना भी लाइट अंदर आ रहा है, लेकिन हमारी आई के अंदर मतलब क्या कहानी है। देखो अभी एक बार और डायग्राम बनाता हूं मैं। देखो ये 4 पार्ट है, ये कंजक्टाइवा है, ये कॉर्निया है, ये लेंस है, और ये क्या है, रेटिना है। ये क्या है, रेटिना है। तो बेसिकली क्या है, बाहर से तो बहुत सारी तमाम लाइट आ रही है, इंफिनिटी से अनंत से बहुत सारी लाइट आ रही है, लेकिन बेसिकली हमें बताना है ना कि हमारी आई के अंदर कितना लाइट क्या करे, एंटर करे। भाई पूरा का पूरा लाइट तो एंटर कर नहीं जाएगा। मतलब एक होता है ना, बहुत तेज लाइट पड़ती है तो मैं ऐसे आंखें बंद कर लेती हूं, मतलब हमारी आंखें एक क्वांटिटी में ही क्या करती है, लाइट को अंदर आने देती है, ठीक है ना, ताकि वो लेंस में पड़ सके। बहुत ज्यादा लाइट में भी तुम नहीं देख सकते, बहुत कम में भी नहीं देख सकते, उसका एक फिक्स रेशियो होता है। तो अब बताना है कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या करता है, तुम्हारे लाइट को क्या करता है, आपका कंट्रोल करता है। तो ध्यान में रखना, जो तुम्हारी क्या हो जाएगी, पुतली हो जाएगी साथियों, जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्यूपिल हो जाएगा, वो क्या करता है, तुम्हारा कंट्रोल करता है लाइट को कहां अंदर आने से, आपकी आंख के अंदर आने से। तो इतना तुम्हें ध्यान में रखना है कि प्यूपिल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही मेरी ना? बिल्कुल भाई। तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा प्यूपिल हो जाएगा। ठीक है, चलो। बेसिकली पुतली का आकार क्या होता है, बड़ा और छोटा होता है, जिससे वो लाइट को रेगुलेट करता है। क्लियर है भाई साहब? इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। और वैसे आप लोगों का आंसर सही भी आया था। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन था भी नहीं। आंतरिक कण तथा मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका कौन सी होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ट्यूब कनेक्टेड इन द इनर एयर एंड द ओरल कैविटी इज, मतलब जो क्या है, आपका जो आपका इंटरनल एयर है और माउथ कैविटी को अटैच करने वाला क्या है साथियों, तुमसे पूछा गया है, ट्यूब पूछा गया है, तुम्हें इसका आंसर बताना है भाई साहब। बहुत ही अच्छा क्या है ये क्वेश्चन है। यूस्टैकी नलिका, सिल्वीनियन नलिका, कर्ण नलिका या वृत्ताकार नलिका, जल्दी से बता दो भाई। यूस्टैकली ट्यूब, या लिखना है सिल्विलियन ट्यूब, एयर ट्यूब, या बोल सकते हो आप सर्कुलर ट्यूब। तो जल्दी से इसका आंसर बता दो, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें ध्यान में रखना है कि बेसिकली उसे जोड़ने वाला जो ट्यूब होगा वो होगा यूस्टैकी ट्यूब हो जाएगा साथियों। आंसर हो जाएगा तुम्हारा यूस्टैकियन ट्यूब। क्या हो जाएगा? यूस्टैकियन ट्यूब। बहुत अच्छे से ध्यान में रखना कि जो तुम्हारा इंटरनल एयर है और जो तुम्हारी माउथ कैविटी है, इन दोनों को कनेक्ट करता है आपका क्या करता है भाई साहब, यूस्टैकियन आपका ट्यूब कनेक्ट करता है। ठीक है, जिस प्रकार से हमने एक चीज पढ़ा था कि जो आपका एयर पैसेज है, क्या है साथियों, एयर पैसेज है। ठीक है ना, एयर पैसेज है मतलब तुम्हारा वायु मार्ग है। क्या है भाई साहब? वायु मार्ग है, एयर पैसेज है। और तुम्हारा क्या है? फूड पैसेज है। और दूसरा क्या है साथियों? फूड पैसेज है। मतलब आप बोल सकते हो कि भाई जो भोजन का क्या है, मार्ग है, भोजन का क्या है, तुम्हारा मार्ग है। इन दोनों को बेसिकली आपका, इन दोनों के लिए एक कॉमन मार्ग क्या होता है, फेरिंग्स होता है। मैंने तुम्हें बताया भी था। क्या बताया था भाई साहब? फेरिंग्स तुम्हें मैंने बताया भी था यहां पर कि भाई साहब ये मान लो तुम्हारा बेसिकली क्या है, आपका ये आपका क्या है, मान लो आपका बॉडी है, यहां से आपकी सांस वाली नली आ रही है, ये तुम्हारी क्या है, भोजन वाली क्या है साथियों, नली है। ये तुम्हारा फूड पाइप है और ये तुम्हारा एयर पाइप है। ये दोनों आकर एक जगह कॉमन पाइप में क्या हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं। इस कॉमन पाइप को क्या कहते हैं? फेरिंग्स। क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। ये तुम्हारा कौन कौन सा? एयर पैसेज, मतलब ये तुम्हारा यहां से सांस आ रही है, यहां से तुम खाना खा रहे हो, तो अल्टीमेटली यहां ये अलग थी, यहां तक ये अलग थी। जहां से ये दोनों कॉमन हो जाएंगे उसे फेरिंग्स कहेंगे। फेरिंग्स बाद में डिवाइड भी हो जाता है, तो कॉमन पैसेज क्या कहलाएगा? फेरिंग्स कहलाएगा। समझ गए मेरी बात ना? मतलब ग्रसनी कहलाएगा हिंदी में, अगर तुम कहना चाहो भाई साहब। क्या कहलाएगा भाई साहब? क्या कहलाएगा? आपका ग्रसनी या फेरिंग्स कहलाएगा। वैसे ही यूस्टैकी क्या करती है, एयर और आपके माउथ को जोड़ती है भाई साहब। तो गलत आंसर बिल्कुल मत करना, आपको नई नई चीजें यहां पर पता चलते जा रही हैं। ठीक है, पता चलते जा रही है भाई साहब, तो गलत बिल्कुल नहीं करना। हर्पिस रोग किस कारक द्वारा फैलता है? बाय विच फैक्टर इज हर्पिस डिजीज स्प्रेडेड? तो जल्दी बता दो, जो हर्पिस डिजीज है वो बेसिकली स्प्रेड किसकी वजह से होता है, तुम्हें आंसर बताना है। और बड़ा ही आसान क्या है साथियों, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम तुरंत क्या कर दोगे, इसका राइट आंसर बता दोगे। ठीक है,
जल्दी बता दो कि जो आपका हर्पिस डिजीज है वो किसकी वजह से स्प्रेड होता है, जीवाणु, परजीवी, कवक या वायरस? तो भाई साहब आंसर क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वायरस विल बी दी राइट आंसर, ठीक है ना। तो जो हर्पिस डिजीज होती है बेसिकली ये कहां पर होती है? त्वचा में होती है साथियों, ये तुम्हारी स्किन में तुम्हें देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? स्किन के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगी। और याद रखना है ये हर्पिस वायरस से ही होगी। किससे होगी प्यारे साथियों? ये तुम्हारे बेसिकली आपके हर्पिस वायरस से ही देखने को क्या हो जाएगी? मिल जाएगी। स्किन में बेसिकली ये डिजीज तुम्हें देखने को मिल जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर कुछ मैं आपको बता देता हूं, जैसे तुम्हारा हैजा वगैरह हो गया है, ठीक है, जो प्लेग हो गया है, ठीक है ना, जो टीबी हो गया है, ठीक है ना, तो इस तरीके से जो डिप्थीरिया हो गया है, ये क्या है साथियों? डिप्थीरिया हो गया है, ठीक है ना। ये सारी तमाम डिजीज किससे होती है, ठीक है ना। और जैसे मान लो आप टाइफाइड मान लो, क्या मान लो? टाइफाइड मान लो। ये तमाम रोग किससे हो जाते हैं? तुम्हें जीवाणु या बैक्टीरिया से हो जाते हैं। हैजा, प्लेग, टीबी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, तो ये मैंने कुछ तुम्हें बता दिए जो बेसिकली किससे होंगे मेरे प्यारे साथियों? तुम्हारे बैक्टीरिया से तुम्हें हो जाएंगे, ठीक है। कवक, या आप बोल सकते हैं कवक से पहले क्या है आपका? पैरासाइट। पैरासाइट से कौन कौन से हो जाएंगे भाई साहब? तो याद रखना है सोने की बीमारी हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हो, सोने की बीमारी हो जाएगी, स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगा, ठीक है। पेचिस हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या हो जाएगा? पेचिस हो जाएगा। पायरिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पायरिया हो जाएगा, ठीक है ना। काला ज्वर हो जाएगा, ब्लैक जार हो जाएगा भाई साहब, काला ज्वर जिसे तुम क्या कहते हो? ब्लैक जार कहते हो। इसके अलावा मलेरिया याद रखना है, क्या याद रखना है भाई साहब? मलेरिया याद रखना है। तो बेसिकली ये डिजीज किससे हो जाएंगी? तुम्हें पैरासाइट से हो जाएंगी, समझ रहे हो ना। अब कवक की बात कर लो, फंजाई की बात कर लो प्यारे मित्रों, तो फंजाई से क्या क्या हो जाएगा? तुम्हें गंजापन हो जाएगा, समझ गए मेरी बात ना, गंजापन हो जाएगा, तुम्हें खाज हो जाएगा, तुम्हें खुजली हो जाएगी, खुजली हो जाएगी, और तुम्हें क्या हो जाएगा? एथलीट फुट हो जाएगा, हाथी पांव हो जाएगा। तो ये मेनली डिजीज किससे होगी प्यारे साथियों? ये हो जाएगी तुम्हारे कवक या फंजाई से। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है, अब कुछ आपको डिजीजेस अलग से भी बता दिए हैं जिससे क्या हो जाए? तुम्हारा रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखना है, ये आपका इंडिया का फ्लैग सा बन गया भाई साहब, समझ रहे हो मेरी बात ना। इस तरीके से अपने आप ऐसे कलर यूज हो गए, ठीक है ना, और वो फ्लैग सा बन गया, मुझे अभी नजर आया, समझ रहे हो मेरी बात ना। बिल्कुल भाई, लेकिन थोड़ा सा उल्टा बन गया, लेकिन कोई नहीं, लेकिन बन तो गया है, ठीक है ना, बन तो गया है, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से तुम्हें डिजीज वगैरह ध्यान में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम क्या करते हैं? चलते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्टिकेरिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? जल्दी बता दो भाई। ऑर्टिकेरियल डिजीज अफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी? जल्दी बता दो भाई साहब, जो क्या है तुम्हारा आर्टिकेरिया डिजीज है वो बेसिकली किस पार्ट को क्या करती है? इन्फेक्टेड करती है। स्किन को, हार्ट को, किडनी को या गैल ब्लैडर को? जल्दी से आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फुर्ती के साथ बताओ भाई आंसर क्या हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, ये करती है तुम्हारे त्वचा को, याद रखना है साथियों। स्किन को क्या करती है? इन्फेक्टेड करती है। जैसे सेम आपका हर्पिस कर रहा था स्किन को, वैसे ही कौन सी डिजीज आपकी आर्टिकेरिया रोग क्या करेगा? तुम्हारा प्रभावित करेगा। किस चीज को करेगा साथियों? तुम्हारे स्किन को प्रभावित करेगा, ठीक है भाई। आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों तुम्हारा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। बाल, नख तथा त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? भाई साहब ये तो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है, लेकिन फिर भी क्या करना है तुमको? क्या करना है? इसका राइट आंसर बताना है। बालों, नाखूनों और त्वचा में कौन सी प्रोटीन तुम्हारी पाई जाएगी? जल्दी से क्या कर दो, इसका राइट आंसर भाई साहब बता दो भाई साहब, ठीक है। याद रखना है केरेटिन, ऑप्सिन, ग्लोबिन, ग्लूटेमिन। जल्दी बता दो भाई कौन सा पाया जाएगा। तो बेटा ग्लूटेमिन तो कहां पाया जाएगा मेरे बेटे? ये अनाज में पाया जाएगा, ठीक है ना। ग्लूटेमिन समझ गए ना। तो ग्लूटिन और ग्लूटेमिन कहां पाया जाएगा? अनाज में। ग्लोबिन कहां पाया जाएगा सर? ये रक्त में पाया जाएगा, ब्लड के अंदर देखने को मिलेगा। और ब्लड में भी कहां पर साथियों? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन में। कहां पर साथियों? आपका हीमोग्लोबिन में देखने को मिल जाएगा। तो हीमोग्लोबिन का प्यारे साथियों जो ग्लोबिन है ना बेसिकली, तो वो क्या है तुम्हारा? प्रोटीन है। और हीम क्या है? एक पिगमेंट है, एक रंजक है जो कलर देता है, ठीक है। तुम्हें इसका
इसका आंसर पहले ही बताया, काफी लोग के कमेंट्स भी आ चुके हैं फटाफट। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका केराटिन हो जाएगा, समझ रहे ना। तो केराटिन विल बी द राइट आंसर। और कौन सा केराटिन साथियों? अल्फा केराटिन कह सकते हो तुम इसे, हिंदी में क्या कह सकते हो? अल्फा केराटिन। देखो भाई केराटिन प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब? दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक तो तुम्हें बीटा केराटिन प्रोटीन दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा? बीटा केराटिन प्रोटीन दिख जाएगा प्यारे साथियों। बीटा केराटिन बार बार बताता हूं मकड़ी के जाले में पाया जाता है, मकड़ी के जाले में पाया जाता है। तो अल्फा और बीटा दोनों आपको क्या करना है? ध्यान में लेके चलना है। समझ रहे हैं मेरी बात ना? अल्फा और बीटा दोनों ध्यान में लेके चलना है। ध्यान में रहे कि जो अल्फा केराटिन है वो मिलेगा आपके बालों में, नाखूनों में, स्किन में, और बीटा केराटिन मकड़ी के जाले के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? तो ओवरऑल तुम्हें सब कुछ समझते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं? हल्ला बोलते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? ठीक है भाई, मनुष्य का सामान्य तापमान कितने डिग्री सेंटीग्रेड होता है? जल्दी बता दो। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग इन डिग्री सेंटीग्रेड? जल्दी बता दो भाई साहब, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कि भाई साहब कितने डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है मनुष्य का तापमान हो जाता है? फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो जल्दी से बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो भाई साहब बहुत सारे लोगों का आंसर आया है 36.5 डिग्री सेल्सियस, जिससे तुम कहीं कहीं पर 37 डिग्री क्या पढ़ते हो? आपका क्या पढ़ते हो भाई साहब? सेंटीग्रेड भी पढ़ते हो। तो इतना तुम्हें ध्यान में रखना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री आप बोल सकते हो एक तरीके से का सेंटीग्रेड, या 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड भी क्या कह सकते हो, इसका आंसर लगा सकते हो। तो आंसर सी हो जाएगा सही। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं? हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, मोतियाबिंदु नामक नेत्र रोग नेत्र लेंस स्वरूप हो जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बेसिकली क्या हो जाता है आपका मोतियाबिंद नामक रोग में नेत्र लेंस स्वरूप कैसा हो जाता है, तुम्हें बताना है। तो जल्दी जल्दी क्या कर दो भाई साहब, इसका राइट आंसर आप सभी लोग बता दीजिए कि बेसिकली क्या हो जाता है तुम्हारा नेत्र कैसा हो जाता है भाई मोतियाबिंद के अंदर। ठीक है भाई, तो जल्दी से क्या करना है आप लोगों को, इसका राइट आंसर क्या करना है? कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है भाई साहब? कमेंट करना है और बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए तो जल्दी से बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ध्यान में रहे यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? अपारदर्शी हो जाएगा भाई साहब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओपेक्यू हो जाएगा। मतलब अपारदर्शी का मतलब यह हो जाएगा प्यारे साथियों कि जो तुम्हारा क्या होगा आपका इस तरीके से आपकी 4 लेयर मैंने अभी अभी बताई थी, आपका कंजक्टाइवा, आपका कॉर्निया, आपका लेंस और आपका क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है प्यारे साथियों, आपका ये जो 4 चीजें पाई जाती हैं, इसमें अगर तुम्हारा जो लेंस होता है प्यारे मित्रों, जो लेंस होता है वो क्या हो जाए? उसमें क्या हो जाए? आपकी अशुद्धियां जम जाए, उसमें आपकी तरीके से बोल सकते हैं अवांछनीय पदार्थ जमा हो जाएं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो तुम्हारी लाइट है वो क्रॉस नहीं कर पाए लेंस को और आपके रेटिना पर वो नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से तुम्हें दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, पूरी कहानी सुनो। होता क्या है देखो, बेसिकली होता क्या है कि तुम्हारा कंजक्टाइवा को पार करती है आपकी लाइट और कॉर्निया पे आती है, कॉर्निया को पार करके लेंस पे आती है और अल्टीमेटली लेंस क्या करता है उस बात को सुनो। देखो भाई पूरी कहानी बता देता हूं, दिखता कैसे है तुम्हें। ये जो लेंस है ये क्या करता है तुम्हारा? ये लेंस है और ये क्या है? रेटिना है। ये क्या है? आपका रेटिना है। तो बेसिकली क्या करता है आपका ये जो लेंस है प्यारे साथियों, ये पूरी लाइट्स को लेकर क्या कर लेता है? आपके रेटिना में एक बिंदु पर क्या कर देता है? मिला देता है और फिर जिस बिंदु पर वो मिलते हैं वहां से ऑप्टिक नर्व
ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होता है, वो ब्रेन में पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाएगा, वो ब्रेन में पहुंचाया जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात ना, ठीक है। और ब्रेन में जैसे ही वो पहुंचता है तो तुम्हें इमेज दिखने लगती है। अब भाई साहब मान लो लेंस है, भाई साहब जो लेंस है उसने क्या किया, लाइट को आगे जाने ही नहीं दिया, क्योंकि भाई साहब जो लेंस है वो क्या हो गया है आपका, ऑपिक्यू मतलब अपारदर्शी हो गया है। समझ रहे मेरी बात ना, तो लाइट कहां नहीं जा पाई, रेटिना में। अब लाइट रेटिना में नहीं गई तो यहां पर आपकी क्या नहीं बनी, यहां पर आपकी क्या नहीं बनी, इमेज ही नहीं बनी, ठीक है। अब इमेज ही नहीं बनी तो तुम्हें दिखाई भी नहीं देगा। तो यह कारण होता है, याद रखना है, मोतियाबिंद में दिखाई ना देने का, ठीक है भाई। तो काफी लोगों के आंसर्स क्या हो गए हैं भाई साहब, सही आ गए हैं, ठीक है भाई। तो काफी लोगों के आंसर्स क्या आए हैं, सही आए हैं, ठीक है। तो मोतियाबिंद वाला क्या हो जाएगा तुम्हारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई साहब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से क्या करेंगे, बिल्कुल भाई बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करती है, आंसर देते जाइए, ठीक है ना। इसी तरीके से क्या करिए आप लोग, आंसर देते जाइए। तो जल्दी से बता दो भाई क्या हो जाएगा, भोजन ग्रहण करने के बाद आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के स्त्रावन का उत्तेजन किससे होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द वेव मोशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड द सीक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स ऑफ इट्स वॉल आर स्टिमुलेटेड बाय व्हाट। जल्दी बता दो भाई, अनुकंपीय तंत्र, परानुकंपनीय तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या थायराइड हार्मोन। तो इसका जल्दी से आप सभी लोग क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर दीजिए, आप लोग आंसर क्या कर दीजिए, बता दीजिए फटाफट। तो बेटा याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा आपका परानुकंपनीय तंत्र हो जाएगा। मतलब याद रखना है आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से क्या होगा, आपका ये कंट्रोल होगा। समझ रहे मेरी बात ना। तो भोजन को बेसिकली आप जब कर लेते हैं तो आहार नाल में मतलब एलिमेंट्री कैनाल में, मतलब बेसिकली देखो आपका ये जैसे मान लीजिए आपका क्या है, स्टमक है और ये क्या है आपका, आप बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल है। तो एलिमेंट्री कैनाल में जब फूड क्या होता है, यहां से पास ऑन होता है तो यहां पर क्या होता है, पेरिस्टेटिस मूवमेंट होता है। पेरिस्टेटिस क्या होता है, मूवमेंट होता है, मूवमेंट होता है। तो ये जो तुम्हारा क्या है, पेरिस्टेटिस मूवमेंट है प्यारे साथियों, क्रमानुकंचन गति है, वे बेसिकली किससे कंट्रोल होती है, पैरासिम्पैथेटिक मतलब कि जो हमारी मर्जी के अगेंस्ट, मतलब हमारी मर्जी के बिना जो हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है जो काम करता है उसे कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। इसे तुम्हें याद रखना है। परानुकंपनीय, परा मतलब क्या, किसी और पर आश्रित। तो ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को, पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, ये आपका मोशन होता है, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपने क्या है, माउथ में आपने चबाया, निगला, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल में वो फूड गया, तो आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि एलिमेंट्री कैनाल में तेजी से नीचे फेंकना है या बीच में ही रोक लेना, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी विल बी दी राइट आंसर। और इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो भाई साहब आप कहां चले जाइए, आप एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जो नर्वस सिस्टम वाला हमारा जो चैप्टर है प्यारे साथियों, ठीक है ना, जो नर्वस सिस्टम वाला हमारा चैप्टर है उसे आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं भाई साहब, देखते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है भाई साहब हमारा अगला क्वेश्चन। हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है, जल्दी बता दो, द हार्ट रेट इज कंट्रोल्ड बाय। जल्दी बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, कि जो तुम्हारा हार्ट रेट है वो बेसिकली किसके थ्रू तुम्हारा क्या होता है, कंट्रोल्ड होता है, तुम्हें यह बताना है, ठीक है भाई। तो वैगस तंत्रिका, ग्लोसोफेरिजिनियल या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप सभी लोग क्या करेंगे, कमेंट करके क्या करेंगे, इसका आंसर बताएंगे, फटाफट फटाफट बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है, इसका आंसर हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, मतलब बेसिकली क्या होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, या बोल सकते हो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब कि ऐसा नर्वस सिस्टम, मतलब हम पे एक तरीके से आप बोल सकते हो, हम ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमारा जो हार्ट है, बेसिकली जो हमारा हार्ट है वो तेज धड़के या मद्दा धड़के, वो अपने आप, मतलब बॉडी क्या करती है, उसे आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करती है, कंट्रोल करती है। कि हार्ट बेसिकली अलग अलग, मतलब जैसे मान लो कि आपको अचानक कोई जंगली जानवर सामने आ गया तो हार्ट भी तेज हो जाती है, फिर स्लो हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, बॉडी खुद डील करती है, हम उसमें क्या नहीं करते, हमारा कोई बेसिकली रोल नहीं होता, ये तुम्हें जानना है, ठीक है भाई। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, याद रखना है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसका राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें ना, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बिल्कुल भाई।
अब इसमें एक चीज तुम्हें यहां पर देखना है कि जो हमारा बेसिकली क्या होता है साथियों, जो हार्ट बीट होती है, जो ब्लड प्रेशर होता है, ये सब हमारे एक तरीके के ब्रेन के किस पार्ट से कंट्रोल्ड होते हैं। तो ये तुम्हें बता देता हूं। ये सपोज दैट तुम्हारा क्या है प्यारे साथियों, ये तुम्हारा क्या है, ब्रेन है। ये तुम्हारा क्या है, ब्रेन है। इस तरीके से अगर तुम ब्रेन को क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से अगर तुम क्या करोगे, ब्रेन को बनाओगे, ठीक है, तो ये जब ब्रेन आप बनाओगे तो इसमें एक पीछे की तरफ एक पोर्शन पाया जाएगा, आपका पीछे की तरफ एक पोर्शन पाया जाएगा जिसे तुम कहोगे मेड्यूला, क्या कहोगे, मेड्यूला ऑब्लिगेटा। क्या कहोगे, मेड्यूला ऑब्लिगेटा कहोगे। समझ रहे मेरी बात ना? तो मेड्यूला ऑब्लिगेटा जो होगा मेरे प्यारे साथियों, मेड्यूला ऑब्लिगेटा जो होगा वो हमारे शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब यह होता है कि जो हमारी इच्छा से ना हो। अनैच्छिक क्रियाओं मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर के बाद जो हमारी हार्ट बीट होती है, क्या होता है, हार्ट बीट होती है। हार्ट बीट के अलावा जो क्या होता है आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट और रेस्पायरेटरी रेट होता है। रेस्पायरेटरी रेट होता है मतलब श्वसन दर होती है कि आप कितनी तेजी से सांस ले रहे हैं, आपका हार्ट बीट कितना तेज या कम है, आपका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा या कम है। इन सभी पर कौन रेगुलेट करता है, आपका मेड्यूला ऑब्लिगेटा रेगुलेट करता है। और ये क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, मतलब हमारी इच्छा से नहीं होती है। इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो इतना तुम्हें ध्यान में रखना है। और अगर कोई पूछ ले कि जो हार्ट का जो स्पंदन है, मतलब क्या है, बेसिकली जो हृदय धड़कना शुरू होता है वो किसके थ्रू धड़कना शुरू होता है, ऐसे नोड से। किससे भाई साहब, ऐसे नोड से क्या होता है, हृदय की धड़कन या बोल सकते हो हार्ट बीट की क्या होती है, आपकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं, आते हैं भाई साहब, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि भाई साहब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस करते हैं। जब तक क्या कर दो भाई साहब, आप सभी लोग सेशन को क्या कर दो, लाइक कर दो भाई साहब, जल्दी जल्दी क्या कर दो भाई साहब, लाइक कर दो, फटाफट क्या कर दो भाई साहब, लाइक कर दो सेशन को। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाई साहब जोड़ लो सेशन से। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ लो, फटाफट जल्दी लाइक करेंगे भाई। ठीक है, लाइक बढ़ा दो और क्या कर दो, मैक्सिमम लोगों तक सेशन को पहुंचा दो भाई साहब। ठीक है, जब हम उत्तेजित होते हैं तो हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। जब क्या होते हो आप सभी लोग, क्या होते हैं, व्हेन वी आर एक्साइटेड आवर हार्ट बीट इंक्रीज, बिकॉज मतलब हमारी हार्ट बीट अचानक जो बढ़ जाती है ना, वो बेसिकली किसकी वजह से क्या होती है, इंक्रीज होती है। तुम्हें यहां पर क्या करना है, बताना है। ठीक है, जब हम उत्तेजित होते हैं, वैगस तंत्रिका के एसिटाइलकोलिन मुक्त होता है, रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है, अनुकंपी तंतुओं से नॉर एड्रेनलिन हृदय में मुक्त होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बता दो भाई साहब क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, फुर्ती के साथ आप लोग बता देंगे भाई साहब। ठीक है, मैं आप सभी लोगों के क्या देख रहा हूं, आंसर्स वगैरह देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, याद रखना है, अनुकंपी तंतुओं से नॉर एड्रेनलिन हृदय में मुक्त होती है। समझ रहे मेरी बात ना? आंसर आ जाएगा नॉर एड्रेनलिन इज रिलीज इन द हार्ट फ्रॉम सिंपैथेटिक फाइबर। तो सिंपैथेटिक फाइबर से बेसिकली नॉर एड्रेनलिन क्या होती है, हार्ट में आती है। दैट्स वाई, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका ध्यान में रखना है, हमारे हृदय की धड़कन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तुम्हें ध्यान में लेके चलना है। तो राइट आंसर विल बी क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ रहे हो मेरी बात ना? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई सब सी। क्लियर है? चलिए, बात समझ में आ रही है ना? तो भाई साहब देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया भाई साहब सही। और आप लोग क्या करिए, कोशिश करिए भाई साहब सेशन को ज्यादा से ज्यादा क्या करने की, शेयर करने की। ठीक है ना? जल्दी से क्या कर दो भाई साहब, शेयर कर दो। आप सभी लोग जल्दी से क्या कर दो, आप लोग सेशन को शेयर कर दो फटाफट। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो, इनमें से कौन सा पदार्थ अवरोधी न्यूरो ह्यूमर होता है। जल्दी बता दो भाई साहब, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एंड ऑब्स्ट्रक्टिव न्यूरोहोमर। जल्दी बता दो भाई साहब, अवरोधी न्यूरोहोमर होता है, फटाफट बता दो। इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा तुम्हारा जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, आपका न्यूरोहोमर होता है। ठीक है, जल्दी से बता दो भाई साहब राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, तो याद रखना है डोपामिन, ग्लाइसिन, एसिटिलकोलिन या एपिनेफ्रिन। तो ध्यान में रखना है ग्लाइसिन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ग्लाइसिन हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान में रखना
बताना आप सभी लोगों को कि बेसिकली अवरोधी न्यूरो ह्यूमर क्या हो जाएगा, आपका सब्सटेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को ना? तो आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी विल बी दी राइट आंसर। चलो भाई साहब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा यहां पर एक चीज और जान लो कि जैसे जो एपिनेफ्रिन है बेसिकली ये क्या है तुम्हारे साथियों? ये क्या है भाई साहब? ये एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है। क्या है भाई साहब? एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है जो कि बेसिकली कहां से निकलता है? तुम्हारे किडनी से निकलता है। कहां से? किडनी से निकलता है। और किडनी में क्या है साथियों? किडनी में किस जगह से निकलता है? तो तुम्हें ध्यान में रहे, तुम्हारे किडनी में जो क्या होता है? एड्रीनल ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है प्यारे साथियों? जो तुम्हारी एड्रीनल ग्लैंड होती है। ठीक है ना? एड्रिनल ग्लैंड होती है। समझ रहे मेरी बात ना? तो किडनी में एड्रिनल ग्लैंड जिसे तुम क्या कहते हो? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हो। क्या कहते हो? अधिवृक्क। क्या कहते हो साथियों? तुम अपनी क्या कहते हो? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है ना? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हो। वहां से क्या निकलता है तुम्हारा? याद रखना है एपिनेफ्रिन और इसके साथ साथ नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एपिनेफ्रिन ये भी तुम्हें ध्यान में लेके चलना है। तो नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन दोनों एड्रिनल ग्लैंड से ही निकलेंगे। इन्हें ही फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है। क्लियर है भाई साहब? समझ में आ रही चीजें ना? तो इस तरीके से आपको सारी चीजें ध्यान में लेके चलना है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। याद रखना है प्रतिवर्ती चाप है। जल्दी बता दो भाई साहब आपका बेसिकली इस रिफ्लेक्ट प्रेशर। याद रखना है आपका रिफ्लेक्स प्रेशर क्या है साथियों? फटाफट तुम्हें क्या करना है? आपका आंसर बताना है कि क्या है मेरे साथियों तुम्हारा? क्या आपका रिफ्लेक्स आप बोल सकते हैं प्रेशर। अपवाहन अंग मेरुरज्जु संवेदनाएं, मेरुरज्जु संवेदनांग, अपवाहक अंग संवेदनांग, मेरुरज्जु अपवाहक अंग। मतलब बेसिकली तुम्हें बताना है कि बेसिकली सही क्या है साथियों आपका? बेसिकली सही क्या है? आप बोल सकते हैं कि चेन क्या है। समझ रहे हो ना? मतलब जो रिफ्लेक्स सेक्शन तुम्हें मैं बताता हूं, एग्जांपल दे देता हूं। रिफ्लेक्स सेक्शन मान लो ये पेन बहुत ज्यादा गर्म है, मैंने इसे टच किया और गर्म लगा, मैंने तुरंत हाथ हटा दिया। तो तुम्हें वो बताना है कि वो प्रोसेस कहां से शुरू हुई है, कहां पर खत्म हुई। तो देखो सबसे पहले जैसे ही मैंने उसे टच किया मतलब जो क्या है साथियों? जो मेरा हाथ है उसने रिएक्ट किया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ये जलन है, यहां पे गर्म है। तो देखो सबसे पहले संवेदांग आ जाएगा आपका। संवेदांग का मतलब होता है क्या साथियों? आपको पता होना चाहिए सेंस ऑर्गन, मतलब जो सेंसरी ऑर्गन जिससे उस मतलब जिस ऑर्गन को वो चीज फील हुई। तो सबसे पहले हो जाएगा संवेदनांग। फिर संवेदनांग से वो चीज कहां से? तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई, मतलब मेरुरज्जु से होती हुई अपवाहक अंग तक पहुंचेगी। मतलब याद रखना है कि भाई सेंसरी ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन तक क्या हो जाएगी? तुम्हारी पहुंच जाएगी। ये इसका सही क्या है साथियों? आपका सही क्या है? आपका चेन है। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तुम्हारा सी हो जाएगा। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई साहब जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है बेसिकली वो कैसे होता है, उसके स्टेप्स क्या है, तो तुम्हें बताना है। तो भाई साहब कितने लोगों ने सही आंसर दिया है? बहुत सारे लोगों के क्या है भाई साहब? यहां पर सही आंसर आए हुए हैं। ठीक है भाई, सही आंसर आए हुए हैं। ठीक है ना? सही आंसर आए हुए हैं तो बिल्कुल ठीक है भाई साहब, राइट आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तंत्रिका तंतु में आवेग का प्रारंभ तंतु की आवरण कला में किसकी पारगम्यता बढ़ने से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द बिगिनिंग ऑफ इंपल्स इन दी नर्व फाइबर इज इन दी शेट आर्ट ऑफ दी फाइबर ड्यू टू इंक्रीज परमिएबिलिटी। मतलब यहां पर पूछा गया है कि तंत्रिका तंतु जो होता है तुम्हारा बेसिकली क्या होता है? तुम्हारा जो नर्व सेल होता है बेसिकली, ठीक है ना, उसमें बेसिकली क्या बढ़ जाए, कौन सा आयन आपका क्या हो जाए? बढ़ जाए, जिसकी वजह से क्या होता है साथियों? आप बोलते हैं इंपल्स क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा तुम्हारा सोडियम आयन। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सोडियम आयन। तो बेसिकली क्या है? तंत्रिका तंत्र के काम करने के लिए मतलब कि तुम्हारे न्यूरॉन को प्रॉपर सेंसेशंस, ठीक है ना, प्रॉपर सेंसेशन। भाई साहब सेशन को शेयर कर दो यार, फटाफट एक बार क्या कर दो? उठाकर सेशन को शेयर कर दो। और भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमें क्या करना है? क्लास से जोड़ना है। इसके लिए तुम्हें क्या करना है भाई साहब? सेशन को शेयर करना है, बहुत ज्यादा तरीके से शेयर करना है। तो जल्दी से क्या कर जाओ, लग जाओ प्यारे साथियों शेयर करने में। सेशन को उठाकर भाई साहब व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी आप यूज करते हैं वहां पर शेयर कर दो। ठीक है, तो याद रखना है भाई साहब कि जो सोडियम आयन
होता है Na+ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, आपके न्यूरॉन के वर्क करने को क्या करता है, आप बोल सकते हैं एक तरीके से न्यूरॉन के काम को क्या करता है, प्रभावित करता है, इन्फेक्टेड करता है। क्लियर है? आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों तुम्हारा सोडियम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिल कोलिन का स्रावन करने वाली कोशिकाएं हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई साहब कौन सी तुम्हारी कोशिकाएं हैं जो क्या करती हैं, एसिटिल कोलिन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं, तुम्हें बताना है। ठीक है, तुम्हें बताना है कि भाई कौन सी जो सेल्स है जो एसिटिकोलिन को क्या करती हैं, रिलीज करती हैं। आपकी न्यूरॉन्स करती हैं, नेफ्रॉन्स करती है, रुधिराणु या मास्ट कोशिकाएं करती हैं। तो देखो यहां पर बता दूं, मास्ट सेल तो बेसिकली हिस्टामीन, किसका साथियों, हिस्टामीन का क्या करती हैं, सीक्रेशन करती हैं। हिस्टामाइन का क्या करती हैं या हिस्टामीन का क्या करती हैं, सीक्रेशन करती है मास्ट सेल्स। ठीक है, अब यहां पर बेसिकली क्या है, तुम्हारा जो न्यूरॉन्स बचा है, क्या बचा है, जो न्यूरॉन्स बचा है वो हो जाएगा राइट आंसर। तो जो हमारे न्यूरॉन्स होंगे प्यारे साथियों, जो तुम्हारे क्या हो जाएंगे, न्यूरॉन्स, जिसे तुम क्या कहोगे, तुम्हें कहोगे तंत्रिका। क्या कहोगे भाई साहब, तंत्रिका कोशिका कहोगे। क्या कहोगे, तंत्रिका कोशिका कहोगे। ये बेसिकली क्या करती है तुम्हारी, ध्यान में रखना है आपका, एसिटिल कोलिन को क्या करती है, सीक्रेट करती है। भाई साहब इस बात को ध्यान में रखना है। क्लियर है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका आंसर हो जाएगा एसिटिल कोलिन विल बी दी राइट आंसर। और तंत्रिका कोशिका को तुम्हें ध्यान में रखना है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो याद रखना है फ्रेडरिक वेल्हम वॉल्डेयर ने, हेनरिक वेल्हम याद रखना है, फ्रेडरिक नहीं, हेनरिक वेल्हम वॉल्डेयर ने क्या की थी, आपकी डिस्कवरी की थी, किसकी, तंत्रिका कोशिका की या न्यूरॉन की डिस्कवरी की थी। इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। फटाफट कमेंट बॉक्स के अंदर एक कमेंट कर दो कि बेटा जो न्यूरॉन होता है, जो तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है ना, उसकी जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है, जो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन होती है, बेसिकली उसे क्या कहा जाता है, ये तुम्हें बताना है। जल्दी से बता दो फटाफट आंसर, ठीक है ना, कि भाई आपकी जो तंत्रिका कोशिका होती है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, इतना तुम्हें क्या करना है, फटाफट बताना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं और जल्दी से क्या करते हैं, जानते हैं भाई कि इसका राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा। मानव त्वचा का रंग बनता है, द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन इज फॉर्म्ड बाय, जल्दी बता दो भाई साहब, जो ह्यूमन की बॉडी का जो क्या होगा, कलर होगा, वो बेसिकली किसकी वजह से होगा डिसाइड। ठीक है, जल्दी बता दो, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या मेलानिन। तो ध्यान रखना साथियों, मेलानिन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो मेलानिन पिगमेंट होगा उसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारी स्किन का कलर क्या होगा, डिसाइड होगा। तो आंसर हो जाएगा भाई साहब, मेलानिन विल बी दी राइट आंसर। समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो मेलानिन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मेलानिन की वजह से तुम्हारी स्किन का कलर क्या होता है, डिसाइड होता है। इतना तुम्हें ध्यान में लेके चलना है। ठीक है भाई, चलो तो बिल्कुल भाई साहब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलानिन हो जाएगा। ठीक है भाई, आंसर हो जाएगा तुम्हारा मेलानिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो साथियों आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को क्या करिएगा, लाइक करिएगा। लाइक करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्या करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा। और भाई साहब शेयर करने के साथ साथ क्या करना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर एक क्वेश्चन में यहां पर आपको देकर जा रहा हूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है और बताना है भाई साहब। ठीक है, उल्लू रात में स्वच्छंद उड़ते हैं क्योंकि इनमें होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मतलब उल्लू जो होते हैं रात में आप उड़ सकते हैं बिना किसी डिस्टरबेंस के। तो बेसिकली उनमें इन चार ऑप्शन में से क्या होता है, कौन सी चीज होती है जिसकी वजह से वो रात में देख पाते हैं, रात में देख पाते हैं, तुम्हें इतना बताना है, रात में देख पाते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, उनमें क्या होता है ये तुम्हें बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में तुम्हें बताना है, इसका आंसर बताना है, जो कि तुम्हारा क्या हो जाएगा साथियों, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा क्लास के लिए। समझ रहे मेरी बात ना? तो आंसर भाई साहब इसका आप सभी लोग क्या करेंगे, बता देंगे फुर्ती के साथ कि भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साथियों कल मिलते हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ साथ में भी बताइएगा कि भाई क्लास के जो क्वेश्चन थे वो तुम्हें कैसे लगे। इसके साथ साथ इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर देना। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग।